क्लासिकल्स। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी है। केन्जियन थ्योरी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म को समझें, क्योंकि एक्चुअल में जो केन्जियन थ्योरी है, जो आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, केन्जियन थ्योरी को समझने के लिए आपको क्लासिकल थ्योरी को बहुत, उसके क्रिटिसिज्म को, उसकी कमियों को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि केन्स जो है अपनी हर बात को शुरू ही क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म से करता है। इस जो केन्जियन थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी का एक तरीके से क्रिटिसिज्म ही है। क्लासिकल थ्योरी ने जिस तरफ जाने की बात की है, केन्जियन थ्योरी ने जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन जाने की बात की है। तो सबसे पहले जो केन्स क्रिटिसाइज़ करते हैं क्लासिकल थ्योरी का, वो सबसे पहले क्रिटिसिज्म करते हैं अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। जो क्लासिकल्स ये मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा पूर्ण रोज़गार स्तर पर संतुलन बना रहता है। अर्थव्यवस्था के अंदर दीर्घकाल के अंदर संतुलन ही वहाँ पर होता है जहाँ पर पूर्ण रोज़गार की स्थिति पाई जाती है। तो केन्स इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि असल में ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पर डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, और ज़रूरी नहीं है कि डिमांड और सप्लाई दोनों हमेशा जहाँ पर हो वहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो, तो वहाँ पर पूर्ण रोज़गार की स्थिति ही हो। वास्तव में अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोज़गार जो है वो एक स्पेशल कंडीशन है, और उस तक पहुँचने के लिए अर्थव्यवस्थाएं कोशिश करती रहती हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि असल के अंदर आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा होता है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं पूर्ण रोज़गार के स्तर पर होते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर कोई बेरोज़गारी नहीं होती। अर्थव्यवस्था के अंदर अल्पकाल के अंदर यदि कोई बेरोज़गारी आती भी है तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा और वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा पूर्ण रोज़गार के स्तर पर पहुंच जाती है। इसके अंदर मनी पॉलिसी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, और दूसरा जो आपका सेज लॉ था, ये दोनों मिलकर इसको सपोर्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर जो सेज लॉ है वो कहता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सप्लाई जो है वो अपनी मांग पैदा करती है। अर्थव्यवस्था के अंदर सप्लाई जब आती है तो वो अपने साथ डिमांड लेकर आती है, और अर्थव्यवस्था में कभी भी बेरोज़गारी नहीं पाई जाती। और जो डिमांड कर्व होता है, यहाँ पर जब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व लेते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है। तो क्लासिकल्स ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जब भी आपकी इकोनॉमी के अंदर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होंगे, वो हमेशा पूर्ण रोज़गार स्तर पर होंगे। अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी दीर्घकाल के अंदर नहीं पाई जाती। जबकि केन्स इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एक्चुअल में ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, क्लासिकल्स जो केन्स कहते हैं कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो ऐसा नहीं होता, वो पूर्ण रोज़गार के स्तर पर बहुत बाद में पहुंचता है। शुरू में ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है ये कैसा होता है, ये आपका अपवर्ड स्लोप होता है। बहुत टाइम तक ये अपवर्ड स्लोप करता है, जब तक अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोज़गार नहीं होता, सभी साधनों को रोज़गार नहीं मिल जाता, और उसके बाद कहीं जाकर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंदर सभी साधनों को पूर्ण रोज़गार मिल जाता है। और डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड कर्व के अंदर गुंजाइश बनी रहती है कि एग्रीगेट डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारा जो नेशनल इनकम है उसका स्तर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इनका ये मानना है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ती है, जब क्वांटिटी थ्योरी कहती है कि इकोनॉमी के अंदर हम मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो मनी सप्लाई, जब लोगों की पॉकेट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो बाज़ार में जाके ज़्यादा मांग करना शुरू कर देंगे। तो क्लासिकल्स का ये मानना था कि जब भी ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उसका नतीजा केवल और केवल प्राइस लेवल के अंदर अनुपातिक वृद्धि होना है। जबकि केन्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शुरू के अंदर जब तक कि हम इस बिंदु तक जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो है पूर्ण रोज़गार के स्तर पर नहीं पहुँच जाती, आपकी एग्रीगेट डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा या अन्य फैक्टर्स के द्वारा, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाता है, आपकी जो है
एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है, और जब ये पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को काटता है, केवल तब ये वाली स्थिति होती है जो कि क्लासिकल्स कहते हैं। उससे पहले जो है अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो 3-4 इक्विलिब्रियम है, E1, E2 और E3, ये जो इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है जब इस सप्लाई कर्व पर इस बिंदु के बाद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। अर्थव्यवस्था के अंदर सिंपल टर्म्स में कहे तो क्लासिकल्स कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति है, जबकि केन्स कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है अर्थव्यवस्था के अंदर वो एक विशेष परिस्थितियों के अंदर ऐसा पाया जाता है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है वो नहीं पाई जाती। पूर्ण रोजगार की स्थिति विशेष स्थितियों, विशेष हालात के अंदर ही पाई जाती है। तो केन्स की जो सबसे पहले जो बात थी, इनका ये कहना था कि जो डिमांड होती है वो अक्सर जो है सप्लाई से आगे निकल जाती है। सप्लाई जो है वो डिमांड से आगे चली जाती है। ये सेकंड क्रिटिसिज्म आता है जो सेज लॉ के ऊपर क्लासिकल थ्योरी बेस्ड है, कि सेज लॉ ये कहता है कि डिमांड जो है वो सप्लाई के साथ साथ होती है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर सामान्यतः अति उत्पादन नहीं पाया जाता। अर्थात क्लासिकल्स का ये मानना था कि जो भी बाजार के अंदर बिकने के लिए आता है वो तभी आता है जब उसको किसी और वस्तु की आवश्यकता होती है, तो यानी कि वो अपनी डिमांड अपने साथ लेकर आता है। तो क्लासिकल्स का ये मानना था कि सामान्यतः अति उत्पादन नहीं होता, क्योंकि जितनी सप्लाई आती है उतनी ही इकोनॉमी के अंदर डिमांड आती है। लेकिन केन्स ने कहा कि अक्सर जो है सप्लाई हमारी ज़्यादा हो जाती है और डिमांड जो है पीछे रह जाती है, और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात की है। जो केन्स है, केन्स कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका कंज्यूमर है वो आपकी जितनी इनकम उसको मिलती है वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करता। जैसा कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि वो अपनी इनकम को YE को C और S में डिवाइड कर देता है, यानी कि 80 to 90% पैसा वो खर्च कर देता है, कंज्यूम कर देता है, 10 से 20% वो सेविंग करके बचा लेता है। और इसी वजह से जो सेव करके पैसा बचाता है, यहाँ पर केन्स अगला पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट, कि सेविंग जो है वो केवल इन्वेस्ट करने के लिए नहीं करता, बल्कि वो सेविंग कई बार अपनी सावधानी के लिए तकिए के नीचे या ज़मीन में गाड़ कर रखता है, ताकि बुरे वक्त में वो उसका पैसा काम आ जाए। वो केवल निवेश करने के लिए पैसे का संचय नहीं करता। और यही कारण है कि लीकेजेस, सेविंग एज ए लीकेज होने के कारण इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है उसके अंदर सप्लाई जो है एक्सीड कर जाती है डिमांड से, और अक्सर जो है डिमांड डिफिसिट की स्थिति हो जाती है, यानी कि मांग कम रह जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, और इससे अर्थव्यवस्था के अंदर अति उत्पादन की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, जो केन्स ने कहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं अभी इस बुक के अकॉर्डिंगली, जो सेज लॉ का है, रिफ्यूट द सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये मैंने जैसे कि अभी आपको बताया। सेज लॉ कहता है कि सप्लाई हमेशा अपनी मांग को साथ लेकर आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ए पार्ट ऑफ द अर्नड इनकम इज सेव्ड एंड इज नॉट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड बिकॉज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डिस्टिंक्ट फंक्शंस। जो क्लासिकल्स ने कहा था कि जो सेविंग है, क्लासिकल्स का तो ये मानना था कि सेविंग और इनकम दोनों ही क्या होते हैं। क्लासिकल्स ये मानते थे, मैंने आपको 7 इक्वेशंस करवाई थी, 7 इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल्स का ये मानना था कि जो सेविंग है वो डायरेक्ट फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि लोग बचत करते हैं क्योंकि उनको ब्याज के रूप में पैसा कमाना होता है, और लोग इन्वेस्ट कब करते हैं, जब ब्याज की दर के साथ इन्वेस्टमेंट जो है इन्वर्स फंक्शन होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। और सेविंग के साथ क्या होता है, जो क्लासिकल्स मानते थे
कि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा सेविंग, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम सेविंग। ये जो सेविंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो क्लासिकल्स थे वो उन्होंने कहा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। केन्स ने इस बात को बिल्कुल रिफ्यूट कर दिया, जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पिछले सेमेस्टर में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी करवाई थी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अनुसार केन्स क्या कहते हैं कि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो केन्स ने कहा कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में, वो किस पर डिपेंड करता है, इनकम पर डिपेंड करता है। लोगों की आय ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा बचत करते हैं, और लोगों की आय कम होती है तो वो कम बचत करते हैं। और केन्स ने इसी आधार पर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो इसी आधार पर केन्स ने कहा कि सेविंग जो है वो फंक्शन होती है इनकम का, और लोग जो है बचत किस लिए करते हैं, 3 उद्देश्यों से करते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, और प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, और स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। तो केवल जो सट्टा उद्देश्य है सारी सेविंग का, केवल एक हिस्सा है जो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। बाकी 2 हिस्से जो होते हैं लोग अपने बुरे वक्त के लिए, या फिर जो उनको पूरे 2 उनकी जो इनकम पीरियड का गैप होता है, इनकम गैप होता है भाई, जैसे व्यक्ति को महीने के शुरुआत में सैलरी मिलती है तो अगले महीने में जब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी तब तक वो पैसा अपने पास रखता है। तो ये ट्रांजैक्शन मोटिव है, क्योंकि उसको पूरा महीना अपने खर्चे चलाने हैं। तो वो कहता है कि इन दोनों उद्देश्य के लिए जब व्यक्ति अपनी इनकम को अपने पास रखता है, सेविंग करता है, तो वो इनकम उसकी किस पर डिपेंड करती, वो सेविंग उसकी किस पर डिपेंड करती है, इनकम पर डिपेंड करती है। तो यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो केन्स कहते हैं कि इन्हीं उद्देश्यों के कारण व्यक्ति जब सेविंग ज़्यादा करता है तो उसकी जो कंजम्पशन होती है वो कम रह जाती है। सेविंग क्योंकि लीकेज है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम छोटा हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि जितनी सामान का उत्पादन हो रहा है उतनी डिमांड नहीं हो रही, क्योंकि लोग 100 में से 90 रुपये खर्च कर रहे हैं, 10 रुपये वो बचत के तौर पर अपने पास रख रहे हैं ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और इसलिए अर्थव्यवस्था के अंदर अति उत्पादन की स्थिति बनी रहती है। तो सेज लॉ जो है वो यहाँ पर रिफ्यूट हो जाता है लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे हम जो कंजम्पशन फंक्शन है सेकेंड यूनिट में उसको करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड जो है केन्स डिसएग्री करते हैं जो सरकार के द्वारा हस्तक्षेप की नीति है। क्लासिकल्स का ये मानना था कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति अपने आप आ जाती है। लेकिन केन्स कहते हैं ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि अक्सर जो है एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाता है। ये रिसेशनरी गैप कहलाता है कि डिमांड पीछे रह गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो बाज़ार में मंदी की स्थिति आ जाती है। तो इस डिमांड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इस डिमांड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बड़ा सिंपल सा है और ये हमेशा इकोनॉमीज़ में लागू होता है। डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होती है सरकार को करनी पड़ती है ताकि फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, ताकि ये डिमांड और सप्लाई का गैप जो है संतुलन में बना रहे। इस गैप को मेंटेन करने के लिए वो क्लासिकल केन्स का ये मानना था, ही पॉइंटेड आउट दैट द capitalist system was not automatic and self-adjusting because of the non-egalitarian structure of the society। और यहाँ पर वो कहते हैं कि रिच और पुअर सेक्शन होते हैं, रिच के पास वेल्थ, ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जर्नल यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में, और ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। और ओवर प्रोडक्शन के कारण क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी आ जाती है, और इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए। ये सेल्फ एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होती, और केन्स ने कहा है कि स्टेट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट केन्स जो है वो कहते हैं क्लासिकल्स बिलीव दैट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उनका ये मानना था, जो 7 इक्वेशंस मैंने करवाई थी पिछले लेक्चर में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा इक्वलिटी पाई जाती है। क्लासिकल्स का ये मानना था कि जितना भी बचत किया जाता है वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एक्चुअल में इन दोनों के अंदर इक्वलिटी पाई जाती है।
गर्ल्स ध्यान रहे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, ये रियल मार्केट को डिफाइन करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई असल में सेविंग होती है और एग्रीगेट डिमांड असल में इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, C+S। सी किस चीज़ की सप्लाई है, कंज्यूमर गुड्स की, और एस क्या है, कैपिटल गुड्स की सप्लाई। और इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C+I। ये कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, ये कैपिटल गुड्स की डिमांड है। तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है इक्विलिब्रियम लेवल पर, तो असल में क्या होता है, C+I = C+S। तो C से C कैंसिल हो गया, तो I और S। I एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट डिमांड को। S किसको रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट सप्लाई को। तो ये रियल मार्केट फिनोमेना है इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई के अंदर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में डाइवर्जेंस होती है, इसी तरीके से अक्सर क्या होता है कि ये जो सेविंग होती है ये क्या एक्सीड कर जाती है, ये कई बार इन्वेस्टमेंट को एक्सीड कर जाती है और अर्थव्यवस्था के अंदर मांग की कमी हो जाती है। और जो कैपिटल होती है, कैपिटल की जो तो इसका नतीजा क्या होता है कि इन दोनों का ये मानना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा इक्वल लाए जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर इक्वलिटी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा नहीं बल्कि इनकम के द्वारा लाई जाती है, क्योंकि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम नोट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है, दस देयर इज़ अ वेरिएशन इन द इनकम रेदर देन द इंटरेस्ट रेट दैट ब्रिंग्स द इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी वाज डिमांडेड फॉर द ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी पर्पज़। ये मैंने अभी आपको बताया, जो क्लासिकल्स जो है वो मानते थे कि सेविंग केवल और केवल किस लिए की जाती है, वो की जाती है आपकी इंटरेस्ट कमाने के लिए, जबकि असल में केन्स ने कहा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर सेविंग जो है वो तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। मुद्रा की मांग, सेविंग का मतलब है मुद्रा की मांग लोग अपने पास तीन उद्देश्यों से करते हैं, ट्रांजैक्शंस के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और तीसरा स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए। तो ये सारा हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में कर चुके हैं, एक बार और आगे हम इसको करेंगे। तो ये आपको ज़्यादा डीप अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि मनी न्यूट्रल होती है। मनी को हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में उन्होंने कहा कि जैसे ही हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई से बढ़ाने से सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, लोगों की पॉकेट में पैसा बढ़ता है। और आपने यदि मनी सप्लाई को दुगना कर दिया तो लोगों के साथ क्या होगा कि जो चीज़ वो 2 रुपये की खरीद रहे थे वो 4 रुपये की हो जाएगी। यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इनका मानना था कि मनी का अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब इकोनॉमी के अंदर करेंसी की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी वजह से केवल और केवल आपका जीडीपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, केवल और केवल प्राइस लेवल बढ़ता है। जबकि केन्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं हैं, आपने कंट्रोल्ड मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो लोगों के पास मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई से पीछे रह जाती है तो वो बढ़ती है। और अर्थव्यवस्था में जब डिमांड बढ़ती है तो निवेश करने के लिए मोटिव बढ़ता है, निवेश बढ़ता है, और निवेश से वापस मल्टीप्लायर के माध्यम से दोबारा से नेशनल इनकम बढ़ती है। तो ये जो है 7-8 पॉइंट यहाँ पर हैं। 7th पॉइंट ये कहते हैं कि मनी वेजेस, क्लासिकल्स का ये मानना था कि मज़दूर जो है वो केवल और केवल जो उनके अंदर मनी इल्यूज़न नहीं होता, वो हमेशा क्या मानकर चलते हैं, क्लासिकल्स का मानना था वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो था कि जब आपकी प्राइस लेवल बढ़ता है तो मौद्रिक मजदूरी बढ़ा दो जिससे कि W और W/P की रेशो जो है वो कांस्टेंट, उनका मानना था। और दूसरा ये था कि जब प्राइस लेवल घट जाता है तो क्लासिकल्स का ये मानना था कि मजदूरी दर को घटा दो, W और P की रेशो कांस्टेंट रहनी चाहिए।
उनका ये मानना था कि मज़दूर जो है एक्चुअल में क्या देखते हैं, वो डब्ल्यू नहीं देखते, बल्कि वो क्या देखते हैं, W/P देखते हैं। आपका प्राइस लेवल बढ़ जाता है जब मनी सप्लाई के कारण, तो वेजेस भी बढ़ जाएंगी, रेशो वही की वही रहेगी। और जब आपका प्राइस लेवल घट जाता है तो क्लासिकल्स का ये मानना था कि मजदूरी दर को भी घटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल घट गया है, वो 2 रुपये की चीज़ अब उनको 1 रुपये में मिल रही है, तो आपको उन्हें 2 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको मजदूरी के रूप में भी 1 रुपया दो। तो क्लासिकल्स का ये मानना था कि मजदूरी को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी दूर होती है। क्योंकि जब मजदूरी प्राइस लेवल कम होता है तो लागतों को कम करने के लिए वेजेस को कम करना ज़रूरी है, और वेज जब कम कर दिए जाते हैं तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है वो दोबारा से बढ़ जाती है। क्लासिकल्स का ये मानना था कि जो थोड़ी बहुत टाइम के लिए बेरोज़गारी आती है उसको हम इस वेज को घटा बढ़ाकर, जो कि कीमत से जुड़ी होती है, कीमतें बढ़ती हैं तो वेजेस को बढ़ा दो, कीमतें घटती हैं तो वेजेस को घटा दो, जिससे कि क्या होता है कि आप रोज़गार के स्तर को मेंटेन रखते हो। तो क्लासिकल्स का ये मानना था कि मजदूरी को बढ़ा भी सकते हो और आप घटा भी सकते हो। केन्स ने कहा कि नहीं, मज़दूरों को मनी इल्यूज़न होता है, वो W/P नहीं देखते, वो सिर्फ W को देखते हैं। उनके दिमाग में मनी इल्यूज़न यानी कि मुद्रा को लेकर भ्रम होता है, और जैसे ही आप उनकी मज़दूरों की मज़दूरी घटाते हो, यूनियंस आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और वो इसके लिए लॉकडाउन और इस तरह की स्थितियां कर देती हैं। तो कभी भी जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मज़दूरी को घटाया जाना इतना आसान काम नहीं होता। कीमतें बढ़ने पर मज़दूरी बढ़ तो सकती है, लेकिन कीमतें घटने पर मज़दूरी जो है वास्तविक जगत में घटाई नहीं जा सकती और घटाना संभव भी नहीं है। और यदि ऐसी कोशिशें की जाती हैं तो ट्रेड यूनियंस हमेशा इसका विरोध करती हैं। तो क्लासिकल्स को उन्होंने वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट पर इस तरीके से घेरा। उसके बाद जो 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट के अनुसार क्या कहते हैं जो क्लासिकल्स हैं, वो कहते हैं कि फ्रिक्शन माल एडजस्टमेंट अलोंग द अकाउंट फॉर द फेलियर टू द यूटिलाइज प्रोडक्टिव पावर। तो कैपिटलिज्म सीज देयर इज़, मेरी बुक थोड़ी सी फटी हुई है बेटा, अभी मेरे पास यही है, दूसरी बुक मुझे मिल नहीं रही है, तो लेकिन उसमें जो है यही चीज़ें हैं आपकी। तो जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तो मैं आपको वो अरेंज कर दूँगी, ठीक है। इट में पास लेजिस्लेशन रिकॉग्नाइजिंग ट्रेड यूनियंस, फिक्सिंग मिनिमम वेज एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वर्कर्स। इसको समझने के लिए और 9th पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक बार जो 1929 का डिप्रेशन हुआ था उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताना चाहूँगी। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन क्लासिकल्स और केन्स को समझने के लिए आपको उसे समझना पड़ेगा। ये क्या हुआ था एक्चुअल में, जो 1929 के अंदर पूरे विश्व के अंदर 1936 में केन्स की बुक आई थी, जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन की। उससे पहले जो है इकोनॉमीज़ के अंदर जो क्लासिकल्स थ्योरी के हिसाब से काम चलता था। क्लासिकल्स थ्योरी ने क्या कहा, गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, डिमांड की कोई शॉर्टेज ही नहीं होती, एग्रीगेट डिमांड का कोई चक्कर ही नहीं होता, जितनी सप्लाई, सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है उनके हिसाब से चलता था कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ सप्लाई को मेंटेन करना ज़रूरी है, सप्लाई होती रहेगी, प्रोडक्शन होती रहेगी, तो इकोनॉमी के अंदर हमेशा जो है नेशनल इनकम बढ़ती रहेगी। तो डिमांड की बजाय वो किसको फोकस करते थे, वो सप्लाई को फोकस करते थे। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि 1929 के अंदर जो स्ट्रक्चर आया, और दूसरी बात जो क्लासिकल्स ने कही कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले तो वो सेज लॉ की बात कहते थे। सेज लॉ के हिसाब से उनको किसको इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई को इम्पोर्टेंस दी, डिमांड को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। दूसरी बात, उन्होंने वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा क्या कहा कि जो सप्लाई को मेंटेन करना है, और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, उसको मुनाफा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मुनाफा मिलने के लिए मार्केट के अंदर जब प्राइस कम हो जाते हैं
तो उसके मुनाफे को मेंटेन करने के लिए वेज रेट को भी कम हो जाना चाहिए, और जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो वेज रेट को भी बढ़ जाना चाहिए, जबकि मज़दूर जो हैं W/P के हिसाब से उनकी परचेजिंग पावर कांस्टेंट रहे, चाहे वेज इतनी हो और चाहे वेज इतनी हो, वो सामान जितना पहले खरीदते थे उतना ही खरीद पाए। उनका ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट वर्क है उसका मुनाफा कम नहीं होना चाहिए। उसका मुनाफा अगर कम होता है तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन के चांसेस रहते हैं। तो उनका ये मानना था कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा हमेशा सप्लाई को बढ़ाते रहना है, कि सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए, डिमांड जो है साथ के साथ आती रहेगी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो मुनाफा कमाने के चक्कर में ये जो वेजेस थे इनको बहुत ज़्यादा कट करना शुरू कर दिया गया, और फाइनली कट करते करते कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके मुनाफे कम नहीं होने चाहिए। तो इस बात को मानते मानते जो आपका लेबर वर्क था उसकी जो मजदूरी थी वो सब्सिस्टेंस लेवल पर आ गई। सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब क्या है कि सिर्फ उसकी इनकम कितनी रह गई थी, गुजारे लायक हो गई थी। गुजारे लायक होने के कारण असल में बाज़ार के अंदर क्या होता है, यही लोग तो जो लेबर क्लास होती है इनकी संख्या ज़्यादा होती है, यही तो मार्केट में जाकर बाज़ार में सामान खरीदती है, एग्रीगेट डिमांड का निर्माण करती है। और इनकी मजदूरी को जब इतना कट कर दिया गया तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये लोवेस्ट लेवल पर चली गई। एग्रीगेट डिमांड नीचे जाने का मतलब था सी और एस का नीचे, सॉरी सी का और आई का नीचे जाना। आई की डिमांड ये जो आपका प्रोड्यूसर वर्ग के द्वारा की जाती थी, और सी की डिमांड किसके द्वारा की जाती थी, लेबर वर्ग के द्वारा की जाती थी। और सेविंग भी जो है आपकी किसके द्वारा की जाती है, वो आपकी हाउस होल्ड जो लेबर क्लास होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं उनके द्वारा की जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा की जाती है। जब उनकी इनकम को सब्सिस्टेंस लेवल तक ले लिया गया, जो वेजेस हैं वो किसके बराबर होगी, उनकी आय के बराबर होगी। जब ये न्यूनतम लेवल तक चली गई तो इसका नतीजा क्या हुआ, मार्केट के अंदर ये जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से बहुत पीछे रह गई। बहुत पीछे रहने का नतीजा क्या हुआ कि फैक्ट्रियों के अंदर सामान बिना बिका हुआ रह गया। धीरे धीरे करके उनके ढेर बढ़ते चले गए तो जो ओनर थे, कैपिटलिस्ट थे, उनको ये लगा कि पहला सामान ही नहीं बिक रहा और सामान की हम क्या करेंगे। यहाँ पर जब ओवर प्रोडक्शन हुई तो उसकी वजह से उन्होंने मज़दूरों को क्या कर दिया, काम से बाहर निकालना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा क्या होगा, लेबर को बाहर निकालना शुरू कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो ये दोबारा से, पहले तो मजदूरी कम हुई थी, अब वो बेरोज़गार ही हो गई, तो और ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड जो है वो डाउन चली गई। ये गैप और ज़्यादा बढ़ गया। ये गैप जब और ज़्यादा बढ़ गया तो उसका नतीजा ये हुआ कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके कारण ये बढ़ रही थी और इसके कारण आपका फिर से ये बढ़ रहा था। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके क्या हो गया कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था वो बिल्कुल छोटा होता चला गया। और इस वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन इसको बोला जाता है 1929 के अंदर, कि पूरे विश्व के अंदर लोग बेरोज़गार हो गए, भूखे मरने लग गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्या कहते हैं, बाज़ार के अंदर मांग बिल्कुल नहीं रही, सामान के ढेर लग गई। ये लोग भूखे मर रहे हैं, इनको सामान चाहिए है, इनको सामान नहीं मिल रहा क्योंकि इनके पास इनकम नहीं थी, और इनका सामान नहीं बिक रहा। क्यों? क्योंकि बाज़ार के अंदर ख़रीदार नहीं थे, इनका सामान नहीं बिक रहा था, ओवर प्रोडक्शन थी, ढेर के ढेर लगे हुए थे। इन्होंने क्या किया, जो इनके यहाँ काम कर रहे थे लेबर की, उसकी और ज़्यादा छटनी शुरू कर दी। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो लेबर थी वो अनएम्प्लॉयड होगी, और जो फैक्ट्रियाँ थी वो सामान की भर गई, उनके सामान को ख़रीदने वाला कोई नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि सारा सिस्टम जो है वो ठप हो गया, और ग्रेट डिप्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका नतीजा ये हुआ
कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसकी तैयारियां इसके कारण शुरू हो गई। लोगों ने सुसाइड करने शुरू कर दिए और इकोनॉमीज़ जो है वो पूरे तरीके से क्रैश होनी शुरू हो गई। तो 1936 के अंदर जब केन्स की बुक आई, जो केन्जियन थ्योरी आई, उसका मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। केन्स ने इस सिस्टम को दूसरे तरीके से लिया। क्लासिकल्स ने, जैसे केन्जियन थ्योरी को मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट कर देती हूँ। जो केन्स थी 1936 में जर्नल थ्योरी के नाम से इनकी बुक आई और इन्होंने जो है प्रोसेस शुरू किया। इनका ये मानना था कि जो इनकम डिटर्मिनेशन है, इनकम डिटर्मिनेशन कहाँ पर होता है? आउटपुट, जहाँ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ लेवल ऑफ आउटपुट होता है। नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बराबर। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके बराबर होता है? जितना आउटपुट होता है। इकोनॉमी के अंदर जो जनरल आउटपुट होता है उसके इक्विवेलेंट ही जाकर आपका क्या होता है? नेशनल इनकम डिटरमाइन होती है। और इनका ये मानना था ये कहाँ पर डिटरमाइन होगी? जहाँ पर इफ़ेक्टिव डिमांड होगी। कहाँ पर होगी? इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग, जिसके इसको ईडी से रिप्रेजेंट किया गया। ईडी क्या कहाँ निर्धारित होती है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए केन्स कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड असल में एक सी होती है और एक आई होती है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एक आपका सी होती है और एक आपका एस होती है। फिर उन्होंने आगे इन वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया। एग्रीगेट डिमांड सी 2 बार आ गया, तो सी को उन्होंने कंजम्पशन फंक्शन, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया कि असल में इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसका व्यवहार कैसा होता है। वो व्यवहार डिपेंड करता है लोगों के कंजम्पशन बिहेवियर पर और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पर। और तीसरी चीज़ क्या है? सेविंग बिहेवियर पर। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के द्वारा ही, इसके बीच में ही सेविंग इसके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि y = C+S होता है। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में इन्होंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉन्सेप्ट दिया। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में 2 तरह की प्रोपेंसिटी दी, APC और MPC। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन होता है किसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ पर निर्भर करता है? वो डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर, और सप्लाई प्राइस पर और प्रस्पेक्टिव यील्ड पर, कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से किया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करने से मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, लागत कितनी होगी जो मशीनें मैं लगाता हूँ, यानी कि प्रस्पेक्टिव यील्ड कितनी होगी, और उसका सप्लाई प्राइस कितना होगा। और तीसरा था सेविंग। सेविंग को कैसे एक्सप्लेन किया? सेविंग को उन्होंने y = C+S के द्वारा ही कहा। C तो थ्योरी ऑफ कंजम्पशन आ गई और S के आगे थ्योरी ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव की आ गई। प्रोपेंसिटी टू सेव, और सेव इसके भी जैसे यहाँ पर इसके APC और MPC है, इसी तरह के इसके क्या है? APS और MPS है। ये बिल्कुल पैरेलल चलेंगे दोनों। तो केन्जियन थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें इफ़ेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन को देखना है, फिर हमें एग्रीगेट डिमांड को लिखना है, फिर हमें एग्रीगेट सप्लाई को देखना है। और ये दोनों 3 वेरिएबल्स पर टिकी हुई है, एक थ्योरी ऑफ कंजम्पशन पर, एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन पर और तीसरा सेविंग फंक्शन पर। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों के फंक्शंस करेंगे। ये आपके सेकंड यूनिट में है सारा। सेविंग किस तरीके से काम करती है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, कंजम्पशन कैसे काम करती है। इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को समझना है, हमें यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस को समझना है। एक चैप्टर पूरा हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन का करेंगे, एक हम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन करेंगे। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के साथ साथ आपका
थ्योरी ऑफ सेविंग चलेगा। तो जो केन्स थे, केन्स ने कहा कि असल में इकोनॉमी के अंदर ये सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है। तो केन्जियन थ्योरी को आज मैंने सिर्फ आपको ये इसका एक चार्ट बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, हम शुरू करेंगे इफ़ेक्टिव डिमांड से। इफ़ेक्टिव डिमांड के बाद एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों के कर्व कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, वो सारा हम 1 बाय 1 करके इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।